Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, we will set the security, and then students will join the class. Okay, ji, now students are joining the class. Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Assalamualaikum students. Welcome to the first class of the fifth week. हमारे रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक हम जो है कंटिन्यू करेंगे। सिमेंटिक नेटवर्क हमने लास्ट वीक में कंप्लीट कर लिया था। उसकी असाइनमेंट भी मैंने आपको दी थी। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने असाइनमेंट की है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं की। तो जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट नहीं की, उनके सिंपली जो है वो 0 मार्क्स लग जाएंगे जी। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है। आपके सीआर कौन है? सीआर का नाम मुझे भूल गया, ज़रा हाथ खड़ा करें। सीआर आए हुए हैं अभी क्लास में? ओके जी, अब्दुल जब्बार। ओके, गुड, थैंक यू। ओके जी, आवाज़ मेरी आपको आ रही है? ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, इट्स ऑलमोस्ट 10 AM और हम बस एक आध मिनट में देखते हैं कि अभी कितने स्टूडेंट जो ज्वाइन करते हैं, फिर हम जो है आगे टॉपिक जो है वो डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। पहले पहले हम सॉल्यूशन का जो असाइनमेंट 1 है उसका एक वर्जन जो है, उसका सॉल्यूशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। वो वर्जन जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। आपका वर्जन मेरे वाले सॉल्यूशन से जो है वो बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो सिमेंटिक नेटवर्क में थोड़ा सा इशू ये है कि उसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन जो है वो नहीं होता। उसमें हमेशा जो है वो इम्प्रूवमेंट या वेरिएशन या चेंजेस की जो है वो गुंजाइश होती है। So basically it was the graphical representation of the real world situation. तो इस वीक के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नॉट जस्ट ओनली दिस लेक्चर बट आल्सो फॉर दिस वीक, एक तो पहले पहले वो इसी लेक्चर में हमने असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन जो है वो हमने डिस्कस करना है। उसके बाद प्रोडक्शन रूल्स को डिस्कस करना है एज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। लास्ट क्लास में हमने जो है थोड़ा सा इस स्लाइड को हमने जो है वो शुरू किया था, वहीं से हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग को कंपेयर करेंगे कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग से, और थोड़ा सा एक कंपैरिजन की एक टेबल जो है वो एक स्लाइड जो है वो हो जाएगी। उसके बाद जो है हमने एग्जांपल्स करनी है रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग की। वी विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल से शुरू करेंगे और थोड़ा सा जो है कम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी करेंगे हम, ठीक है। लूप्स वगैरह भी हम करेंगे, ठीक है। और आप जो है वो फील करेंगे कि थोड़ा सा ये जो है एक नई चीज़ है, नई टेक्निक है टू डू सम प्रोसेसिंग, टू डू सम टास्क। थोड़ा सा जो है ये नई चीज़ है। ये जो टेक्निक है ये बेसिकली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है ये कंसेप्ट हैं, ओके। और प्रैक्टिकली आप उन्हें जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल। एरिया ऑफ सर्कल वाला एग्जांपल बहुत ही सिंपल एग्जांपल है।
फैक्टोरियल वाली एग्जांपल बहुत ही फेमस एग्जांपल है। व्हेन यू स्टडी इटरेशंस, व्हेन यू स्टडी रिकरियन, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में आप जो है फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करते हैं यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग व्हाइल लूप, यूजिंग इंक्रीमेंटल लॉजिक, यूजिंग डिक्रीमेंटिंग लॉजिक। ठीक है, तो फैक्टोरियल वाला एग्जांपल भी हम इसमें आप स्वाइप में करेंगे। डिस्प्लेइंग ऑड नंबर्स अप टू द गिवन लिमिट, ऑड नंबर्स को जो है वो प्रिंट करना गिवन लिमिट तक, ये भी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक दो और एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ द सेकंड लेक्चर टुमारो इंशाल्लाह मैं आपको जो है असाइनमेंट 2 भी जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, प्रोडक्शन रूल के बाद एक नॉन रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है फ्रेम की, उसके ऊपर भी हम एक स्लाइड पे डिस्कशन कर लेंगे। दैट इज frames are basically similar to the object classes and objects like object oriented programming। तो उसमें हम जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक स्लाइड जो है हम थोड़ा सा ओवरव्यू हम कर लेंगे। आप कंप्लीट एक कोर्स पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है, तो हमें उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। बेसिकली जो नई चीज़ है वो यही प्रोडक्शन रूल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से। इसको हमने जो है थोड़ा सा डिटेल में विद मैनी एग्जांपल्स हमने इसे जो है वो सॉल्व करना है। अच्छा जी, अभी हमने असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन जो है वो हमने डिस्कस करना है, और आपको ये दिया गया था कि पैराग्राफ, और इसमें आपने जो है सिमेंटिक नेटवर्क भी ड्रा करना था और इसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपने जो है वो बनानी थी। ठीक है, अच्छा जी, अभी इससे पहले मैं आपकी अगर अटेंडेंस लगा लूँ, ठीक है, मोहम्मद साद असलम, आपका नाम में ये 2 दफ़ा हाइफन भी आपने दिया हुआ है, काफ़ी स्पेस दी हुई है, तो ये इसको ज़रा नाम को नेक्स्ट टाइम जो है ज़रा थोड़ा शॉर्ट रखिएगा। ठीक है, अभी तो ऐसे रहने दें। ठीक है ना, ये मोहम्मद साद असलम, ये बीच में हाइफन जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के और इसके दरमियान हाइफन जो ये ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है मैं यहीं से पार्टिसिपेंट लिस्ट से लगाता हूँ, और अब आपकी अटेंडेंस जो है वो अपडेट भी हो गई है इसमें, एक्सेल फाइल में भी डल गई है अभी तक जितनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। ठीक है, तो लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। ऑलमोस्ट 36 स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद थे क्लास में अभी। मोहम्मद उसामा इकबाल तक की अटेंडेंस हो गई है जी। अच्छा जी, उसके बाद मोहम्मद उसामा इकबाल से ऑनवर्ड मोहम्मद सिब्तुल हसन तक अटेंडेंस हो गई है जी। और उसके बाद नीचे जो कुछ स्टूडेंट्स रह गए थे, मुनीब तक जो है, उमर अली, मुनीब, शिराज अब्बासी, साकिब सजाद, सना अंसारी, मोहम्मद ज़ैब, इन सब की अटेंडेंस है वो हो रही है। ओके जी, तो अभी जो स्टूडेंट आएंगे वो लेट कंसीडर होंगे। अभी इन स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो मैं सेव कर लेता हूँ। सेक्शन is 6C, अटेंडेंस रिकॉर्ड में 5th वीक लेक्चर 9 and 10 AM। ओके जी, आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। अभी जो स्टूडेंट आएंगे वो लेट कंसीडर होंगे, और ऑब्वियसली जो स्टूडेंट टाइम पे होंगे अटेंडेंस के में हो सकता है कि मार्क्स में या इंटरनल मार्क्स में उसका एडवांटेज भी मैं स्टूडेंट्स को बेनिफिट जो है वो मैं शायद दूँ। तो आपने ज़रा रेगुलर रहना है जी, और ऑन टाइम क्लास को जो है वो ज्वाइन करना है। ठीक है, ओके जी, तो इस दौरान आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो चैट पे पूछ सकते हैं। अभी हम जो है अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं जी। ओके जी, स्टूडेंट्स ऑफ बीआईटी, इसका हमने नेटवर्क बनाना था। ये रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है हमारे पास।
स्टूडेंट्स ऑफ बीआईटी विल बी टेकिंग देयर मिड एग्जाम ऑफ स्प्रिंग 2021 सेमेस्टर ऑनलाइन। ये मतलब ये एक मतलब वो है, हमने सिर्फ अपनी एग्जांपल के लिए वो स्टडी किया, लाजमी नहीं है, हो सकता है कि 1 अप्रैल से एग्ज़ाम कैंपस ओपन हो जाए और फिर आप फेस टू फेस जो है वो आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आप कहें कि सर ने तो हमें कहा था कि ऑनलाइन होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको एडमिनिस्ट्रेशन देगी, आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ये सिर्फ हम अपनी स्टडी के लिए ले रहे हैं और मुझे जो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से लग ये रहा है कि ऑनलाइन का ही जो है वो चलेगा कुछ अरसे तक। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि एनीवे हम सिर्फ अपनी एग्जांपल के हम इसे ले रहे हैं कि mid will be taking their mid exam of spring 2021 semester online, they will be using BIT LMS। इससे ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं कि किस तरह से जो है 1 अप्रैल से तो ओपन नहीं है मेरा ख्याल है, 11 अप्रैल तक तो मेरा ख्याल है कि अभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद हैं, ठीक है। हमजा आप मुझे बता रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन आई है कि यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है? अच्छा जी, नहीं नहीं, 1 अप्रैल से तो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई मेरा ख्याल है, ठीक है। अच्छा जी, okay, coming back to the topic, they will be using BIT LMS to download the question paper, solve it on paper by following the instructions given by the admin। आपके एडमिन के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, एडमिन वो आपको इंस्ट्रक्शंस जो है वो देती हैं रियल टाइम के ऊपर, आपके पास अपडेटेड फ्री हैंड इंफॉर्मेशन होती है, इधर उधर से रूमर्स जो है वो ना सुना करें, ठीक है। हाँ, ओके जी। पेपर सॉल्व करने का तरीका भी उसी तरह से है कि आप एडमिन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। दे विल स्कैन दी सॉल्व पेजेस, पेजेस को, हैंड रिटन पेजेस को स्कैन करते हैं एंड देन अपलोड द सॉल्यूशन ऑन एलएमएस, ठीक है। तो ये एक हमारे पास रियल वर्ल्ड का सिनेरियो है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि मेरा जो वर्जन है, जो मैंने बनाया, वो क्या वर्जन है जी, और आपका वर्जन इससे बेहतर भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ वन वर्जन ऑफ द सॉल्यूशन जो मैंने बनाया है। इसमें हम देखते हैं कि मिस्टेक्स क्या है या इम्प्रूवमेंट जो है वो कहाँ पे हो सकती है, तो वो करेक्शन भी हम करते जाएंगे, साथ साथ हम जो है डिस्कस भी करते जाएंगे। सो बेसिकली द मेन नोड इज द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है और ये उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है विच बिलोंग्स टू बीआईटी। अगर याद रखें पैराग्राफ में कुछ और स्टूडेंट्स की बात भी हो रही होती बीआईटी के अलावा, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की या स्कूल्स के स्टूडेंट की या कॉलेज के स्टूडेंट्स की, तो फिर हम यहाँ पे जो है लाजमी आईडी असाइन करते हैं। यहाँ पे हम 1 कर देते हैं या इधर हम लिख देते हैं बीआईटी स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू बीआईटी, ठीक है। तो अभी क्योंकि सिर्फ बीआईटी के स्टूडेंट्स की ही बात हो रही थी, करंट जो हमारा नॉलेज बेस है, जो पैराग्राफ था जिसकी बेस पे हम ये नॉलेज सिमेटिक नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें किसी और स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पे अभी आईडी असाइन ना करें तो तब भी कोई इशू नहीं है, आईडी असाइन कर दें तो तब जो है वो बेहतर है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट जो है बीआईटी के स्टूडेंट, दे विल बी परफॉर्मिंग मैनी डिफरेंट टास्क इन द कमिंग डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी टेकिंग द एग्जाम, ठीक है। एग्जाम जो है वो एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसमें यह है कि ये हमारा एक्शन नोड जो है ये बन गया। अब इसमें एक्शन कौन, एजेंट कौन है? स्टूडेंट्स। कौन एग्जाम ले रहा होगा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे होंगे, इंग्लिश में उसे टेकिंग कहते हैं, ओके। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है? मिड एग्जाम। मेथड क्या है? ऑनलाइन, ओके। और मिड एग्ज़ाम की फर्दर आप जो है, जो हमें पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे फर्दर आप जो है वो इलेबोरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोट्स के सेमेस्टर कौन सा है, स्प्रिंग का सेमेस्टर है, ईयर कौन सा है, 2021 है, ठीक है। अच्छा, अब इससे आप चाहें तो इधर ही सेमेस्टर के साथ ही लिख दें कि स्प्रिंग 2021, यूँ भी कर सकते हैं कि स्प्रिंग 2021। या ये है कि अगर आपको फ़र्ज़ करें, अगर पिछले सेमेस्टर की भी बात होती इसी पैराग्राफ में कि भाई पिछले साल भी स्प्रिंग जो है वो ऑनलाइन हुआ था, तो फिर जो है सेमेस्टर तो वही स्प्रिंग का ही था, लेकिन उसमें जो प्रीवियस मिड एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था, उसमें फिर आप ईयर की वैल्यू जो है वो 2020 अलहदा से एक नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे ज़रा बेहतर लग रहा था कि मैं स्प्रिंग का सेमेस्टर का नाम अलहदा कर दूँ और उसका ईयर अलहदा कर दूँ। अगर कंबाइन भी कर दें तो तब भी जो है वो गुजारा चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके अलावा और स्टूडेंट्स क्या कैसे एग्ज़ाम ले रहे होंगे? जो एक्शन नोट्स मैंने बनाया जी, डाउनलोडिंग का, अपलोडिंग का, सॉल्विंग का।
व्हाट दे विल बी डाउनलोडिंग, दे विल बी डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर। अच्छा, एजेंट कौन है? स्टूडेंट है। अगेन इन सारे एक्शंस में एजेंट जो है वो स्टूडेंट ही है। अच्छा, ये जो नोड है या इस तरह का लेबल ज़रा इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं होता। आई वुड रिकमेंड कि आप फ्रॉम की बजाय यूज़ करते भाई लोकेशन या वेब यूआरएल या वेबसाइट, ठीक है, ये कहाँ से जो है वो डाउनलोड करेंगे। इस तरह ये फ्रॉम की बजाय ये ऑन भी जो है वो इतना मुनासिब नहीं है। अभी गुजारा तो चल रहा है, लेकिन ये है कि बेहतर ये है कि आप ज़रा इस पे इसकी जगह कोई कंक्रीट वर्ड यूज़ करें, ठीक है। कोई कंक्रीट वर्ड यूज़ करना है कि डाउनलोडिंग लोकेशन ऑफ द डाउनलोडिंग इज़ एलएमएस एंड एलएमएस विच बिलोंग्स टू बीआईटी, बीआईटी के एलएमएस की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, व्हाट दे विल बी डूइंग, दे विल बी सॉल्विंग द पेपर। अच्छा, यहाँ पे आप देखें लेबल मिसिंग है, यहाँ पे हो सकता था फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। यहाँ पे गिवन बाय भी ठीक है, या इशूड बाय, इशूड का वर्ड ज़्यादा कंक्रीट है, इशूड बाय द एडमिन, ये दो लेबल जो है यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। ये दो लेबल्स कोई भी आपका इसमें नंबर डिडक्ट हो गए जी, अगर कि लेबल मिसिंग होगा किसी एरो के ऊपर तो फिर नंबर जो है वो आपके कटेंगे। तो यहाँ पे जो है ये मिस्टेक हुई है, इसे हमने जो है करेक्ट करना है। अच्छा, तो दे विल बी सॉल्विंग, क्या सॉल्व कर रहे होंगे? क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। एंड व्हाट दे विल बी डू, व्हाट नेक्स्ट दे विल बी डूइंग, दे विल बी अपलोडिंग, ठीक है। इसमें भी ऑन की बजाय मैंने कहा रेकमेंड किया कि कोई प्रॉपर कंक्रीट वर्ड हो जाए, लोकेशन हो जाए या वेब यूआरएल हो जाए या वेबसाइट हो जाए। अपलोडिंग ऑन वेबसाइट, ठीक है, या लोकेशन, location of uploading is LMS and what they will be uploading, what is the object solution, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्ज़ाम सोल्यूशन लिख दें, इसका नोड को ज़रा इस नोड के नाम को ज़रा मज़ीद जो है वो बेहतर बना सकते हैं। एग्ज़ाम सोल्यूशन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, मिड सोल्यूशन भी कह सकते हैं, खाली सोल्यूशन हमने कह दिया तब भी थोड़ा बहुत गुजारा जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सिमेंटिक नेटवर्क हो गया जिसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स की जो है, बल्कि काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट की जो है वो गुंजाइश मौजूद है, ठीक है। तो एनीवे अभी जो है असाइनमेंट में मुझे कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने जमा कराई हैं उनके मैं मैक्सिमम मार्क्स लगा सकता हूँ, जिन्होंने नहीं जमा कराई उनका ज़ीरो लगा सकता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट 1 जो है एलएमएस के ऊपर, तो अभी इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो कमिंग बैक के इसका जो दूसरा पार्ट है असाइनमेंट का, सोल्यूशन का दूसरा पार्ट है, वो है इसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। कि वो अगर आपने ये नेटवर्क सही बना लिया है तो फिर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट थिंग। इसमें लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि जितने भी लेबल्स हैं वो आपके आते हैं एज ए फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे शुरू में आते हैं। यहाँ पे जितने भी लेबल्स हैं वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं, सारे लेबल्स एरो के ऊपर जो लेबल्स लगे हुए हैं, जो जहाँ से एरो शुरू हो रहा है वो एलिमेंट, वो नोड, उस नोड का नाम, वो सिंबल जो है वो, जैसे ये स्टूडेंट्स है, ये यहाँ से एरो शुरू हो रहा है, वो दीज आर दी सेकंड एलिमेंट्स, ये सारे जो है ये सेकंड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जहाँ पे एरो जो है वो एंड हो रहा है, एरो का एज है, पॉइंटेड एज है, ठीक है, जहाँ पे एरो एंड हो रहा है तो वो जो है वो यहाँ पे हमारे पास थर्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न है। वही नेटवर्क को हमने लॉजिक की फॉर्म में लिखा है, लॉजिक के स्टेटमेंट्स में लिखा है, और ये स्टेटमेंट जो है वो ये प्रोलॉग के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए अंडरस्टैंडेबल होती हैं, एग्जीक्यूटेबल होती हैं। स्टूडेंट्स बिलोंग टू बीआईटी, पढ़ने के लिए आप यहाँ से शुरू करते हैं दरमियान से, स्टूडेंट्स बिलोंग टू बीआईटी, ठीक है। एक्शन नोड इज टेकिंग एजेंट स्टूडेंट्स, दे विल बी टेकिंग ऑब्जेक्ट मिड एग्जाम मेथड। यहाँ पे देखें मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक होगी, मिड एग्जाम की बजाय यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मेथडोलॉजी इज ऑनलाइन, ये होना चाहिए था। तो ये इस तरह की मिस्टेक्स जो है नहीं करनी, नंबर वरना डिडक्ट हो जाएंगे, इट इज़ ए रॉन्ग, ठीक है। इसको हमने करेक्ट कर देना है, यहाँ पे हमने कर लेना है ऑनलाइन। अच्छा जी, मिड एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, ईयर एंड सेमेस्टर, मिड एग्ज़ाम का ईयर 2021, सेमेस्टर है स्प्रिंग, ओके। अच्छा जी, डाउनलोडिंग का जो एक्शन है इसमें अगेन एजेंट, ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम के लेबल्स हैं, एजेंट, ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम के लेबल्स हैं। इसकी बजाय, फ्रॉम की बजाय मैंने कहा था अगर आप लोकेशन दे दें या वेब लोकेशन लिख दें, लेबल का नाम वेब लोकेशन, कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए आप जो है यूट्यूब से भी वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से भी आप जो है चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, डिफरेंट सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट से आप जो है इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है वो वेब लोकेशन जो है यहाँ पे होनी चाहिए थी, या वेब यूआरएल, डाउनलोडिंग का जो वेब यूआरएल है दैट इज़ एलएमएस, फ्रॉम का वर्ड इतना कंक्रीट नहीं है। अच्छा जी, एनीवे क्वेश्चन पेपर बिलोंग्स टू द मिड एग्जाम, ये क्वेश्चन पेपर जो है मिड एग्जाम से बिलोंग कर रहा है। और जो दूसरा एक्शन है वो सॉल्विंग का एक्शन है।
उसमें अगेन जो एजेंट है वो स्टूडेंट ही है। अब यहाँ पे जो लेबल इधर मिसिंग था वहाँ पे हमने दिया हुआ है दे विल बी फॉलोइंग, कैसे सॉल्व होगा, बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अच्छा ये जो इंस्ट्रक्शंस है कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इश्यूड बाय और गिवन बाय द एडमिन। यहाँ पे गिवन बाय का लेबल इधर गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है इधर जो है ये मिसिंग था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को दोबारा हम इधर जो है इधर भी लिख लेंगे। ओके एंड अपलोडिंग का एक्शन जो परफॉर्म होगा उसमें एजेंट जो है स्टूडेंट्स ही अगेन, आप ऑब्जेक्ट जो है सोल्यूशन ही है। ये मैंने रेकमेंड किया कि ऑन का लेबल जो है ये अच्छा नहीं होता, अगर इस तरह के फ्रॉम ऑन दो तीन होंगे, मिस्टेक्स होगी ना, दो तीन इस तरह के लेबल यूज होंगे तो एक का नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑन की बजाय अगेन आप दे सकते हैं वेब लोकेशन, वेयर टू अपलोड, वेब लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑन वेब where you will be uploading, where students will be uploading their paper solution। ठीक है, अच्छा सोल्यूशन की वजह जरा इस नोट को भी मैंने रेकमेंड किया है कि आप मिड सोल्यूशन कह दें या सोल्यूशन वन कह दें, या थोड़ा सा इसे इलेबोरेट कर दें भी ये क्या किस तरह का सोल्यूशन है, एग्जाम का सोल्यूशन है, मिड एग्जाम का सोल्यूशन है। अच्छा एल एम एस, अब बी आई टी, एल एम एस बिलोंग्स टू बी आई टी। इसमें जो चीज़ अहम है लॉजिक में, एक तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब आप लोअर केस में लिख दें अपर केस में लिख दें। ठीक है, लास्ट टाइम स्टूडेंट ने पूछा था, आई हैव आंसर्ड द सेम कि भाई ये जो है केस सेंसिटिव नहीं है, आप लोअर केस में लिख दें अपर केस में लिख दें। एआई की लैंग्वेज ज़्यादातर जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, अच्छा तो उसके अलावा ये है कि इनका जो हर लॉजिक की स्टेटमेंट में इनका जो आपस का सीक्वेंस है ये मैटर करता है कि लेबल लाजमी तौर पे पहली पोजीशन पे हो, जहाँ से एरो शुरू हो रहा है वो दूसरी पोजीशन पे हो, जहाँ पे जो एरो ख़त्म हो रहा है वो तीसरी पोजीशन पे है। ये मस्ट है जी, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर जो है टोटली गलत हो जाएगा। अलबत्ता यह है कि इन स्टेटमेंट्स का आपस का सीक्वेंस जो है वो मैटर नहीं करता, ये बिलोंग टू, यहाँ पे देखें स्पेलिंग मिस्टेक है बिलोंग टू की, यहाँ भी इधर भी स्पेलिंग मिस्टेक है बिलोंग टू की, ये इस तरह की मिस्टेक करेंगे देन इट विल रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ मार्क्स, इट इज़ ए मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करनी जी। ठीक है, थोड़ा कंक्रीट इंग्लिश के वर्ड्स हमने लिखे हैं। ठीक है, अच्छा अब इनका स्टेटमेंट का सीक्वेंस जो है ये बिलोंग टू एल एम एस बिलोंग टू बी आई टी, पढ़ने के लिए हम दरमियान से शुरू करते हैं, एल एम एस बिलोंग टू बी आई टी, इस स्टेटमेंट को आप ऊपर लिख दें, बिल्कुल शुरू में लिख दें लॉजिक स्टेटमेंट को, देयर विल बी नो डिफरेंस इन आंसर, आंसर जो है बिल्कुल आपका ठीक होगा वैसे ही होगा। ठीक है, तो आपस का सीक्वेंस मैटर करता है सिंबल्स का, लेकिन स्टेटमेंट्स का आपस का सीक्वेंस जो है वो मैटर नहीं करता, स्टेटमेंट्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं। हाउएवर अब ये देखें मैंने जो पैटर्न फॉलो किया है कि भाई एक जो ये वाला नोड होता है ना, इसका मैंने जो दरमियान वाला नोड होता है इसके ऊपर एक तरह से सॉर्टिंग की हुई है या अरेंजमेंट मैंने की हुई है कि डाउनलोडिंग के लेबल पे नहीं की हुई कि पहले मैं एजेंट सारे लिख दूं फिर मैं ऑब्जेक्ट लिख दूं। अगर मैं इस पे सॉर्टिंग करूं तो ये एजेंट 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 ये तीन नोड्स ऊपर आ जाएंगे, ये एक जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाले नोड दूसरी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो फिर ये एरो स्कैटर्ड है, एजेंट एक इधर है एक इधर है, ठीक है एक इधर है, ऑब्जेक्ट एक इधर है, एक ऑब्जेक्ट इतना दूर है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो इस पे जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो उसमें सेकंड पे ये हमारे उस नोड से जितने एरोज आउटवर्ड निकल रहे होते हैं वो सारे आपके व्यू में आ रहे होते हैं। जैसे ये टेकिंग के ये तीनों नोड एरो जो आउटवर्ड जा रहे हैं ये सामने आपके नज़र आ रहे हैं, जब आप ये टेकिंग लिखेंगे तो ये तीनों नोड जो है ये स्टेटमेंट्स एक ही जगह पे आ जाएंगी। तो इसकी ग्रुपिंग जो है वो बेहतर है कि आप जो है इसकी बेस पे करें, दरमियान वाले लेबल की दरमियान वाले नोड की दरमियान वाले एलिमेंट की बेस पे इनकी ग्रुपिंग कर दें। तो उससे एडवांटेज ये है कि कोई स्टेटमेंट कोई एरो जो है वो मिस नहीं होगा। अब आपने उस यहाँ पे एरो आपने दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे आपने उसकी स्टेटमेंट ही नहीं लिखी। ठीक है, इधर नंबर ऑफ एरोज और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स में डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो वो तो पेपर चेकिंग करते हुए जो मुझे टिप्स पे आ जाता है ना कि भाई इसमें टोटल इतनी स्टेटमेंट्स हैं, 15 स्टेटमेंट्स हैं, 20 स्टेटमेंट्स हैं, 12 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, वो देखने से पता चल जाता है कि इसमें एक दो स्टेटमेंट जो है वो मिसिंग है। तो कोशिश करनी है कि कोई चीज़ मिस ना हो, और उसका तरीका यही है कि आप इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप लिखें। ठीक हो गया जी, वी हैव एनफ डिस्कशन ऑन इट, नाउ वी कैन मूव टू द फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक। चलते हैं जी, अब आते हैं प्रोडक्शन रूल्स के ऊपर। प्रोडक्शन रूल्स ये वाली स्लाइड हमने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत डिस्कस की थी, इसे मैं क्विकली एक मरतबा फिर गो थ्रू कर लेता हूँ कि ऑपरेशनल नॉलेज को, नॉलेज ऑफ एक्शंस को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही जो है ये सूटेबल चीज़ है, ऑपरेशनल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज। ठीक है, अच्छा
उसके अलावा प्रोडक्शन रूल जो है बहुत ही फेमस टेक्निक है, रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम जो है या रूल बेस्ड सिस्टम जो है इसमें बनाए गए थे लास्ट सेंचुरी में। इन द बिगिनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंट जो है वो सिस्टम जो है वो बनाए गए थे। डिफरेंट एम्प्टी शेल्स भी बनाए गए थे कि आप उसमें नॉलेज जो मर्जी है जिस डोमेन का नॉलेज डालेंगे उस तरह का एक्सपर्ट सिस्टम बन जाएगा। माइसिन एक्सकॉन तो सिस्टम्स हैं ये कई ऑफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम दीज टू आर शेल्स। शेल्स मीन एम्प्टी स्ट्रक्चर है, इसमें माइंड भी है, मतलब प्रोसेसिंग इंजन भी इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, सिर्फ आपने उसमें नॉलेज डालना है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी है कि हम जरा माइंड जो है इनिशियली ब्लैंक होता है, जब हम स्टडी करते हैं कोई 4 ईयर प्रोग्राम्स कोई 5 ईयर प्रोग्राम्स हम जो है वो स्टडी करते हैं, तब हमारे पास उस डोमेन का नॉलेज आता है और हम वो टास्क जो है फ्यूचर में प्रोफेशनल लाइफ में वो टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, प्रोग्रामिंग एज सच है तो ये प्रोग्रामिंग ही है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग की टर्म हम यूज़ कर रहे हैं जब हम कोड लिखते होते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप करते होते हैं। ये प्रोग्रामिंग है बेसिकली डाटा की प्रोग्रामिंग के जब आप जो है प्रोडक्शन रूल्स को, बिकॉज इट इज़ ए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक एंड नॉलेज इज बेसिकली डाटा, ठीक है, तो वो जो है आपका इट इज़ पार्ट ऑफ द डाटा लेयर नॉट द कोड लेयर। तो अगर हम इसे प्रोग्रामिंग तो कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है कोड लिख रहे होंगे, बल्कि हम प्रोडक्शन रूल्स डेवलप कर रहे होंगे। दोज रूल्स विल बी स्टोर्ड एज पार्ट ऑफ डाटा। बेसिक कंपोनेंट जो किसी भी टिपिकल जो बेसिक, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। एक नॉलेज बेस है, इस पर हम काफ़ी डिस्कशन भी कर चुके हैं मेरा ख्याल है। वर्किंग मेमोरी एंड इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्रेंस इंजन वो कोड होता है जो कि चेंज नहीं होता, ये कोड जो है ये फिक्स रहता है। ये जो है ये बेसिकली इट इज़ पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज़ बेसिकली ब्रेन माइंड ऑफ द सिस्टम, जिसने जो है मेन सारी प्रोसेसिंग जो है वो करनी होती है। अच्छा जी, तो एक रूल जो है वो इफ देन लॉजिकली इट इज इफ देन कंस्ट्रक्ट, देयर कैन बी मल्टीपल कंडीशंस और देन स्टेटमेंट्स में मल्टीपल एक्शन स्टेटमेंट्स हो सकती है, कोड की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, कोड की मतलब एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। सिर्फ इसमें और प्रोडक्शन रूल में और इफ स्टेटमेंट में फ़र्क यह है कि ये जो लॉजिकल इफ देन कंस्ट्रक्ट है इट इज़ पार्ट ऑफ द डाटा, वाइल द इफ स्टेटमेंट इन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग इज़ पार्ट ऑफ द कोड। इस पे हम जो है काफ़ी डिस्कशन जो है पहले भी कर चुके हैं कि कोड जो है प्रोग्रामर लिखता है, और अगर आपने कोड को चेंज करना है, एक सेमीकोलन भी आपने उसमें चेंज करना है, एक स्टेटमेंट भी चेंज करनी है, तो एक्जी आपको रिकम्पाइल करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। जबकि प्रोडक्शन रूल्स में जो है आप सिस्टम चलता रहेगा, आप जितने मर्जी आए आप उसमें रूल्स बिजनेस लॉजिक को आप ऐड करते जाएं, अपडेट करते जाएं, इन्हांस करते जाएं, चेंज करते जाएं, डिसेबल करते जाएं। आप जो है रन टाइम पे सिस्टम की फंक्शनैलिटी को जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओके गुड। तो थोड़ा सा कंपैरिजन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट रूल बेस implementation, rule-based programming and conventional programming. It is rule-based programming is basically declarative. आप जो डिफरेंट चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, इस ओरिजिनल नेचर इज डिक्लेरेटिव, इसमें कुछ प्रोसीजरल प्रोसेस भी हो सकता है। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग इज प्रोसीजरल। ये टर्म एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज सीक्वल, जिसमें आप क्या करते हैं, क्यूरीज लगाते हैं, ठीक है। आप कहते हैं सिलेक्ट दीज कॉलम्स फ्रॉम दिस टेबल वेयर दिस कंडीशन दिस क्राइटेरिया एज ट्रू, ओके। आप वेयर क्लास में कंडीशंस दे देते हैं। अब आप देखें कि टेबल्स में आपके पास बहुत सारी रोज पड़ी होती हैं, आप इसमें क्यूरी में लूप नहीं लगा रहे होते हैं। लूप किसने लगाना है, हर एक रो को किसने चेक करना है, कंडीशंस को जो है किसने चेक करना है, वो आपका इन्फ्रेंस इंजन जो आपका सीक्वल सर्वर है वो जो है वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। वो जो है एक्चुअली सारे रूल्स सारी कंडीशंस को चेक कर रहा है और पूरा ट्रेवर्स कर रहा है टेबल को, नॉट जस्ट वन टेबल। अगर आपकी क्यूरी में जॉइन लगा हुआ है तो मोर देन वन टेबल्स को जो है वो ट्रेवर्स कर रहा होगा, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड अगर आप कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में सी शार्प में सी प्लस प्लस में जावा में अगर आपने डाटा स्टोर किया हुआ है, मेमोरी में रैम में स्टोर किया हुआ है, एरे में स्टोर किया हुआ है, तो एरे से अगर आपने वैल्यू गेट करनी है तो लूप जो है वो आपको खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। लूप आपको जो है वो खुद लगाना पड़ेगा, उसमें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम जो है वो लिखना पड़ेगा। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में होता यह है कि काफ़ी सारा काम जो है वो एक सॉफ्टवेयर जिसे हम इन्फ्रेंस इंजन कह सकते हैं, वो प्रोसेसर जो है वो खुद जो है वो काफ़ी सारा काम करता है, ठीक है।
तो इसमें बेसिकली बहुत सारे फेमस डेवलपमेंट टूल्स हैं। अभी जो फेमस टूल्स हैं, जेस्का हो गया, ये जावा में खुद बना हुआ है। आईलॉग रूल्स हो गया, ये आईबीएम ने बनाया हुआ आईलॉग का सिस्टम जो है। पुराने जो सिस्टम्स हैं उनमें आप्स 5, लिस्प लैंग्वेज, प्रोलॉग, ये तो कन्वेंशनल एआई की लैंग्वेजेस हैं, नॉट जस्ट रूल बेस्ड सिस्टम्स बल्कि जेनेरिक एआई की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा सीक्वल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। जावास्क्रिप्ट में वेब ब्राउज़र जो है वो कहता है इसको, जावास्क्रिप्ट के कोड को वेब ब्राउज़र जो है वो एग्जीक्यूट करता है। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जो है वो सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस ये देखें, जब भी आप कोई एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होता है, तो आपने इसमें एआई का जो कंसेप्ट समझने की बात यह है वो ये है कि जो एआई का जो प्रोग्राम्स होते हैं उस वो ज़रा हायर लेवल पे होते हैं। मतलब ये कि हार्डवेयर से थोड़ा-सा इंटरेक्शन उसकी डायरेक्ट नहीं होती, बीच में 1-2 सॉफ्टवेयर्स की लेयर्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है? ऑन द अदर हैंड जब आप ये कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं या आप फ़र्ज़ करें माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप जो है बहुत ही लोअर लेवल के सी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसमें प्रोग्रामर हार्डवेयर की मैनिपुलेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें प्रोग्रामर जो है वो खुद कर रहा होता है। तो ये जब हम बोलते हैं कि लेवल्स, तो इसमें जो है एआई में आपने ये देखना है कि लेवल्स में आपने ये देखना है कि आप क्या मेमोरी से इंटरेक्शन, हार्डवेयर से इंटरेक्शन जो है वो कितना है। डिक्लेरेटिव में क्या होता है कि जैसे आपकी सीक्वल है, आप क्यूरी लगाते हैं, ठीक है साकिब। डिक्लेरेटिव में जैसे आपकी सीक्वल है, इट इज़ ए डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। आगे प्रोलॉग भी हम करेंगे, इट इज़ ए डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। ठीक है। बाकी जो कन्वेंशनल लैंग्वेज होती है वो प्रोसीजरल, जिसमें आप एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो एल्गोरिदम जो है वो आप लिखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा प्रोडक्शन रूल्स होते हैं मेन, जो इसमें इंस्ट्रूमेंट होता है टू इम्प्लीमेंट द बिजनेस लॉजिक व्हाइल इन द कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग, इट इज़ द इफ एल्स स्टेटमेंट। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रोडक्शन रूल्स आर पार्ट ऑफ द डाटा एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ द कोड। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक, कि जब आप बिजनेस लॉजिक को सेपरेट कर देते हैं कोड से, बिजनेस लॉजिक को, कि सिस्टम आपको फंक्शनैलिटी को आप जब सेपरेट कर देते हैं, तो बहुत ही आपका जो है सॉफ्टवेयर बहुत ही डायनामिक और फ्लेक्सिबल हो जाता है। मतलब उसमें फ्लेक्सिबल मतलब उसमें चेंजेस आसानी से हो सकते हैं। डायनामिक मतलब मीन के रन टाइम पे चेंजेस उसमें पॉसिबल हैं। कम्प्लेक्स मीन के चेंजेस करना आसान नहीं है। स्टैटिक मीन के कंपाइल टाइम पे आपको चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, और रिकम्पाइल जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली देखें, इस तरह के एग्जांपल्स आप जो है ना, जैसे आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, उसमें एक आपके पेज के कंटेंट होते हैं, दूसरी उसकी फॉर्मेटिंग की इंफॉर्मेशन होती है। तो अभी देखें कि क्या चीज़ जो है वेब टेक्नोलॉजीज में, वेब डेवलपमेंट में जो है बहुत ही फेमस है और यूज़ होती है, वो ये है कि भी आप कहते हैं कि कंटेंट का ताल्लुक फॉर्मेटिंग से नहीं है, इसको अलहदा कर दें। कंटेंट को आप अलहदा लिख दें और फॉर्मेटिंग की इंफॉर्मेशन को आप एक सेपरेट सीएसएस फाइल में, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की फाइल में जो है, और फॉर्मेटिंग को आप सेपरेट कर दें। क्या होगा, उसका एडवांटेज क्या है कि चेंजेस विल बी ईजी टू इम्प्लीमेंट चेंजेस, इट विल बी ईजी इन ए सेपरेट फाइल। फॉर्मेटिंग फाइल को आप ना सिर्फ चेंज कर सकते हैं अलहदा से, कंटेंट्स को छेड़े बगैर कोई इशू नहीं होगा। और दूसरा यह है कि आप सेम फॉर्मेटिंग को, जब आपने एक स्टाइल शीट बना दिया, आप उस सेम फॉर्मेटिंग को मल्टीपल पेजेस के कंटेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी भी उसमें आ जाती है। तो सेम लॉजिक यहीं पे ऐसे ही है कि अगर आप बिजनेस लॉजिक को कोड से अलहदा कर दें, तो फिर आप बिज़नेस लॉजिक जो होती है, जो बिज़नेस जो डोमेन का नॉलेज होता है, उसे अगर आप कोड के अंदर एम्बेड ना करें, उसे आप अलहदा कर दें, तो फिर आप उसे रन टाइम पे अलहदा से आप चेंज कर सकते हैं। आपका एक फ्लेक्सिबल सिस्टम जो है वो बन जाता है। ये तो डाटा और कोड के लिहाज से हो गया, सेपरेटिंग बिजनेस लॉजिक फ्रॉम कोड हो गया। दूसरी बात यह है कि इसका जो फ्लो ऑफ आर्किटेक्चर है, फ्लो ऑफ कंट्रोल है, जो इसका एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म है, जो अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल से जो है एक्सप्लेन करूंगा। एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म जो है वो रूल्स का जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कि दे डू नॉट डायरेक्टली कॉल ईच अदर, बल्कि ये इंटरेक्ट करते हैं रूल्स वर्किंग मेमोरी के लिहाज से, वर्किंग मेमोरी की मदद से आपस में इंटरेक्ट करते हैं।
ऑन द अदर हैंड फंक्शंस जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे को कॉल करते हैं, एक दूसरे को बाय नेम जो है वो कॉल करते हैं। तो उसका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो थोड़ा स्टैटिक हो जाता है कि जब भी आपने फिर कोई फंक्शन रिप्लेस करना होगा या इवन आपने उसे थोड़ा-सा रीनेम भी करना होगा, तो जहाँ-जहाँ पे वो फंक्शन कॉल हो रहा है, हज़ारों लाइनों का आपका कोड है, तो फिर आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको चेंज करना सब जगह पे, ठीक है? तो ये जो है, ये जो आर्किटेक्चर है, फ्लो ऑफ कंट्रोल का जो मैकेनिज़्म है, ये भी रूल बेस्ड सिस्टम में जो है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और डायनामिक है। बाकी ईज़ी टू यूज़ एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ठीक है? इट इज़ पार्ट ऑफ द डाटा, यूज़र फ्रेंडलीनेस भी होती है। कोड को अंडरस्टैंड करना इवन उसके लिए एक तो आपको कोडिंग स्किल भी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल भी चाहिए और दूसरा ये है कि आपका अपना लिखा हुआ कोड भी जो है वो आपको बाज़ औक़ात फिर बाद में समझ नहीं आता कि मैंने जो है ये क्या किया हुआ है। ठीक है? तो कोडिंग को अंडरस्टैंड करना जो है इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी, इट रिक्वायर्स द प्रोग्रामिंग स्किल्स, ठीक है? जबकि जब आपका बिज़नेस लॉजिक सारे डोमेन का नॉलेज आपका इन द फॉर्म ऑफ रूल्स होता है, तो फिर आप जो है आसानी से उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। डोमेन एक्सपर्ट्स को नॉलेज एडिटर के फॉर्म में आप एक इंटरफ़ेस भी दे सकते हैं, जिसकी मदद से वो जो है बिज़नेस लॉजिक को, उस डोमेन के नॉलेज को जो है सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सिस्टम की फंक्शनैलिटी जो है वो क्योंकि उस नॉलेज से रिलेटेड होती है, उसकी फंक्शनैलिटी भी रन टाइम पे जो है वो फिर चेंज हो सकती है। सो दैट वाज़ स्लाइड मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिज़न बिटवीन रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग एंड कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग। तो हम जो है रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग की काफ़ी सारी एग्जांपल जो है हम कमिंग लेक्चर्स में, आज के लेक्चर्स में, आगे वाले लेक्चर में, टुमारो इंशाल्लाह हमने जो है काफ़ी सारी एग्जांपल जो है वो हमने करनी है और इंशाल्लाह ये टेक्निक आप देखेंगे थोड़ा सा नई चीज़ है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये आपको जो है इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो सबसे बेसिक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है एरिया ऑफ सर्कल की एग्जांपल। अगर मैं आपसे कहूँ कि एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिख दें सी प्लस प्लस में, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में ये प्रोग्राम हम बनाते हैं। ये तो हमने 3 फंक्शन बनाए हुए हैं, आप क्या करेंगे सिर्फ इधर ही 3-4 स्टेटमेंट्स लिख देंगे, एक इनपुट की स्टेटमेंट, ये सीएन वाली स्टेटमेंट, एक ये एरिया वाली स्टेटमेंट, ठीक है? एक ये सीएन वाली स्टेटमेंट, एक ये आउटपुट वाली स्टेटमेंट, इधर ही मेन में लिख देंगे तो आपका एक 0 वेरिएंट बन जाएगा, एक वेरिएंट बन जाएगा, ठीक है? मेन के अंदर ही सारा कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब इसी को सी प्लस प्लस के अंदर कोड को ऑर्गेनाइज करने का हमारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि इस कोड को आप एक फंक्शन में लिख दें, आप 2 फंक्शंस बना लें या आप 3 फंक्शंस बना लें। अभी जैसे मैंने 3 फंक्शंस बना लिए जस्ट टू ऑर्गेनाइज अरेंज माय कोड, अदरवाइज़ सारा मेन प्रोग्राम में भी हो सकता था। एक्चुअल सॉफ्टवेयर, जब सॉफ्टवेयर आपका हज़ारों लाइनों का होता है तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है सारा कोड मेन में लिख दें। आप डेफ़िनिटली आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं इन सेपरेट मॉड्यूल्स, इन सेपरेट फंक्शंस, इन सेपरेट क्लासेस, ठीक है? तो आप जो है ये हमारा जो है एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल है, टिपिकल वे ऑफ राइटिंग द एरिया ऑफ सर्कल कोड जिसमें हमने 3 फंक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। ये है जी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग, ये है कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग। इसमें कोड जो है वो फंक्शंस एक दूसरे को जो है वो कॉल कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसी का हम देखते हैं जो रूल बेस्ड वर्जन है एरिया ऑफ सर्कल का, वो हम देखते हैं कि वो कैसे हम लिखेंगे। ये जो है ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल का रूल बेस्ड वर्जन है जी। ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल का रूल बेस्ड वर्जन है। हमने एरिया ऑफ सर्कल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है 3 रूल्स की मदद से। पी फॉर प्रोडक्शन रूल, ये कुछ हम, ये हमारी अपनी लैंग्वेज है, ये ऑप्स 5 की लैंग्वेज का हम सिंटैक्स जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें कुछ कीवर्ड जो हैं वो हमें थोड़ा सा नए जो है वो मालूम होंगे। एक ये पी फॉर प्रोडक्शन रूल, ठीक है? दूसरा ये जैसे ये आपका हो गया राइट टू आउटपुट, रीड टू इनपुट, इंसर्ट टू इंसर्ट इन वर्किंग मेमोरी, मेमोरी में डाटा इंसर्ट करना हो, रिमूव जो डाटा रिमूव करना हो, ठीक है? ये 3-4 लफ्ज़ हैं, इसके अलावा 1-2 लफ्ज़ और भी आगे हमने जो है वो सीखने हैं, ठीक है? तो फिर जो है अच्छा आप इसमें देखें कि प्रोडक्शन रूल में जो चीज़ हम कर रहे हैं वो ये है कि जो रूल का नाम है, पी के बाद रूल का नाम देते हैं इनपुट रूल, यहाँ पे जो है दूसरे रूल का नाम कैलकुलेट रूल है, तीसरे रूल का नाम जो है वो आउटपुट रूल है। तो बेसिकली 3 रूल्स हमने बना रहे हैं और तीनों का हम नाम जो है वो हमने दे दिया है। अच्छा, उसके बाद नाम के आगे एक एरो आ रहा है, बीच में दरमियान में जितनी भी चीज़ होंगी वो कंडीशंस होंगी। अभी इसमें एक कंडीशन है, इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें भी एक कंडीशन है।
आगे वाली एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि कंडीशंस जो हैं वो 2-2 या 3-3 कंडीशंस भी हो सकती हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो अभी ये लेक्चर सेशन ब्रेक होता है तो आपने जॉइन कर लेना है, यहीं से हम अपनी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट मिनट चल रहा है जी। ये मैं सारा बताता हूँ जी, एसएनएन रिमूव 1 का क्या मतलब है, ये मैं